नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आईएएस एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। और इस कर्नाटक युद्ध के बारे में आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक समय था जब भारत में फ्रांसीसियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके वजह से फ्रांसीसियों का भारत में शासन करने का जो सपना था पूरी तरीके से चूर हो गया। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी विस्तार से इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहें। पूरी की पूरी PDF इस टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जा रही है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कर्नाटक युद्ध जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इसीलिए माना जाता है कि आप ठीक है खंडों खंडों में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से को रिलेट नहीं कर पाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके कारण जो था, खासकर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेके किस तरीके से यूरोप का मामला भारत में आ गया। और फाइनली जब एक्सला सैपले की संधि हुई तो पुनः भारत में जो दो कंपनियां हैं, एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी, दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी है, इन दोनों के बीच एक मशवरा की स्थिति आ गई। और पुनः ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया। लेकिन फिर हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से डुप्ले के द्वारा जो शासक था, कर्नाटक का जो शासक था अनवरुद्दीन को कहीं न कहीं यहाँ पे धोखा दिया गया था। तो अब अनवरुद्दीन से जो उसका जो संबंध था, खासकर डुप्ले का, वो तो अच्छा नहीं रहेगा। और यही कारण है कि आगे चल के अनवरुद्दीन अंग्रेज़ों के पास यहाँ पे चला जाएगा। और अब वो समय आ गया है यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्रों में उत्तराधिकार के मुद्दे को लेके यहाँ पे समस्या शुरू हो गया। अब इसमें काफ़ी आप देखेंगे तो अंबर की लड़ाई होगी, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली की घेरा डाला जाएगा, अर्काट का घेरा जाएगा, लास्ट में पौंडीचेरी की संधि के माध्यम से ये पूरी की पूरी जो द्वितीय कर्नाटक लड़ाई है ख़त्म हो जाएगा। इसमें डुप्ले की भूमिका को आप जानने का प्रयास करेंगे कि कितना एक योग्य फ्रांसीसी गवर्नर था, जो अंग्रेज़ों को कहीं न कहीं बहुत अधिक तक डैमेज किया हुआ था। वो तो बाद में उसे बुला लिया गया, अदरवाइज क्या पता आज इतिहास कुछ और ही होता। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, पूरी तरीके से यही था हैदराबाद का मामला और कर्नाटक का मामला, जिसमें फाइनली हमने यह जानने का प्रयास किया था कि जो फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था, लास्ट में जो वादा किया हुआ था कि मद्रास के क्षेत्रों को जीत के हम अनवरुद्दीन को दे देंगे, अर्थात भाई इसे हम दे देंगे, वो अपना वादा पूरा नहीं करता है। और फाइनली एक्सला सैपले की संधि के माध्यम से पूरा का पूरा ये मामला यथा स्थिति बन जाता है, अर्थात मद्रास में अंग्रेज़ों का कंट्रोल, पौंडीचेरी में यहाँ पे फ्रांसीसियों का कंट्रोल। अब यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध को लेके। लगभग देखिए 4-5 सालों तक ये चलने वाला युद्ध था। और इसके पीछे अगर बात किया जाए तो हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद उत्तराधिकारियों के मुद्दे को लेके था। तो ये वाला जो एरिया था, इधर हैदराबाद का एरिया था, और इधर नीचे जो था इधर कर्नाटक का एरिया था। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे तो मद्रास में अंग्रेज लोग सब मौजूद था। दूसरी तरफ नीचे अगर जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो पौंडीचेरी पे यहाँ पे सब फ्रांसीसी लोग मौजूद था। तो यहाँ पे फ्रांसीसी है और यहाँ पे सब अंग्रेज है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको डुप्ले को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा हुआ था कि किस प्रकार से प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ने एक प्रकार का सहायक संधि को पूरी तरीके से लागू किया था भारत के क्षेत्रों में। वहाँ पे अपनी सैनिक गतिविधियों को भी बढ़ाने की कोशिश किया था, जिसका अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से विरोध किया हुआ था। लेकिन एक्सला सैपले की संधि के माध्यम से जो पुनः उसमें एक अस्थायित्व आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जो माहौल बन रहा है हैदराबाद में और कर्नाटक में, पुनः यहाँ पे उत्तराधिकार को लेके आपस में ही यहाँ पे देखेंगे, हैदराबाद में 2 लोग आएंगे, कर्नाटक में 2 लोग आएंगे, यहाँ पे आपस में इनकी समस्या फिर से खड़ी हो जाएगी। अब इसी का फायदा पुनः डुप्ले उठाने का प्रयास करेगा कि क्यों ना इनके उत्तराधिकार के मुद्दे पे हस्तक्षेप किया जाए
और इस हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ न कुछ तो हमें ज़रूर मिलेगा। अगर पौंडीचेरी है इधर, मद्रास का सॉरी इधर अगर हैदराबाद का क्षेत्र, इधर कर्नाटक का क्षेत्र है, अगर यहाँ पे हम हस्तक्षेप करते हैं तो हमें कुछ न कुछ ठीक है व्यापारिक अधिकार जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ भू क्षेत्र हमें जरूर मिलेगा। खासकर शासकों पे हमारा लगाम ठीक है जरूर लग जाएगा। एक जो कठपुतली जो नवाब का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे ठीक है धीरे धीरे आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी इन दोनों ही क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं हैदराबाद में, ठीक है ध्यान से आप लोग समझते चलिए, बिल्कुल देखिए टू द पॉइंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। हैदराबाद में क्या था, तो उस समय जो देखिए हैदराबाद को जो निज़ाम हुआ करता था, अब ये हैदराबाद के निज़ाम, कर्नाटक के निज़ाम, ये सब कहीं और से नहीं आया हुआ है। एक अभी हुआ करता था औरंगजेब का जो मुग़लों का जो क्षेत्र हुआ करता था, जब मुग़लों का पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, 1707 में और की मृत्यु हो गई, उसके बाद से ठीक है फारूक सयार, मोहम्मद शाह रंगीला, यहाँ तक आते आते ऐसे ऐसे अयोग्य शासकों की वजह से ये सारे क्षेत्र ठीक है टूटने लगा और यहाँ पे स्वतंत्र नवाब के रूप में लोग स्टेबलाइज हो गए। तो यही था हैदराबाद का जो निज़ाम था, ध्यान से नाम देख लीजिए, आसफ जाह निज़ाम मुल्क। जब तक था हैदराबाद में ठीक है शानदार तरीके से अपना कार्य कर रहा था, मुग़लों से सेपरेट हो गया था। लेकिन 1748 में देखिए इसकी मृत्यु हो गई। अब 1748 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी को समस्या को लेकर हमेशा देखिए बनी रहती थी। खासकर इन नवाबों में तो और अधिक हमें देखने के लिए मिलेगा। हैदराबाद, कर्नाटक, उसी तरीके से बंगाल में, वहाँ पे भी कुछ न कुछ समस्या ऐसे ही थी। अब यहाँ पे जो उत्तराधिकार की समस्या को लेकर जब शुरू हुई तो यहाँ पे जो बेसिकली अगर देखा जाए ठीक है तो दो दावेदार बहुत तेज़ी से उभर के आए। एक तो है यहाँ पे नासिरगंज, ध्यान से नाम सुनते चलिए, एक है नासिरगंज जो कि आसफ जाह निज़ामुल का पुत्र है। इसका दूसरा पुत्र है यहाँ पे आसफ जाह निज़ामुल का सलावतगंज, ये पुत्र है। और तीसरा जो पुत्र है, सॉरी तीसरा बेसिकली पुत्र नहीं, एक ध्यान रखिएगा पौत्र है, ठीक है, मुजफ्फरजंग, ठीक है पौत्र है, उसका पोता है। तो अब 3 लोग आ गए यहाँ पे। अब 3 लोग आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो नासिरगंज ने क्या किया कि ज़बरदस्ती ठीक है निज़ाम पे अपना कंट्रोल कर लिया, अर्थात हैदराबाद पे अपना कंट्रोल कर लिया। और इसी का विरोध करने लगा जो नासिरगंज का जो भतीजा था, अर्थात आसफ जाह निज़ामुल का जो पोता था मुजफ्फरजंग, ठीक है, अपने चाचा को एक क्लेम कर रहा है कि भाई शासक तो ये बनना चाह रहा है। दूसरी तरफ है सलावत जो जंग है, यहाँ पे देखिए इसको बहुत अधिक इन सारे राजनीतिक गतिविधियों पे इंटरेस्ट नहीं था, तो ये खामोश एक तरफ बैठा हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा इतिहास में ठीक है ऐसे लोगों को आप भूल नहीं सकते हैं, आगे चल के यही टर्निंग पॉइंट बनेगा सलावतगंज। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब इन्हीं दोनों में उत्तराधिकारी की समस्या को लेकर यहाँ पे विवाद होना शुरू हो गया। अब यहीं पे जो मौका मिल गया पूरी तरीके से डुप्ले को मौका मिल गया। डुप्ले जो यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था, इसने तो भाई ठीक है पूरी तरीके से सारा अपना कार्यप्रणाली जो सिस्टम था सहायक संधि वाला पूरी तरीके से ठीक है रखा हुआ था कि हमें क्या करना है। इसने क्या किया कि मुजफ्फरजंग को सपोर्ट कर दिया कि देखो तुम्हारे साथ हैं हम, भाई शासक तुम ही बनोगे, नवाब तुम ही बनोगे। अब मुजफ्फरजंग को क्या चाहिए था, यही है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाहरी आदमी है, ये बाहरी आदमी हो के हमको भाई सपोर्ट कर रहा है, कुछ न कुछ इसका इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये तो बेचारा अपने पैर तक ही सोच पा रहा है। यही समस्या का देखिए कारण बनता है भारतीय शासकों में कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये लोग पूरी तरीके से ठीक है अपने ही पाँव कुतरने में लोग लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे मुजफ्फरजंग यहाँ पे आ गया, इसको सपोर्ट कर रहा है डुप्ले। दूसरी तरफ जो नासिरगंज जो हैदराबाद का जो नवाब जो बन चुका था, ठीक है, अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेज़ों का धीरे धीरे इसको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पूर्णतः यहाँ पे नहीं मिलेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ समस्या बना हुआ है मुजफ्फरजंग को लेके, उसको सपोर्ट कर दिया डुप्ले ने। अब यहाँ पे देखिए कर्नाटक के क्षेत्रों पे, जो कर्नाटक का क्षेत्र है यहाँ पे भी देखिए सेम टाइम में 1748 में मारा गया। 1749 में एक यहाँ पे जो कर्नाटक का जो नवाब होता है दोस्त अली, नाम ही है इसका, देखिए कितना शानदार नाम है, दोस्त अली। 1749 में इस बेचारे की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है और इसके मृत्यु को लेकर भी यहाँ पे उत्तराधिकार को समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो उत्तराधिकार की समस्या शुरू होती है,
ये यहाँ पे एक तो इसका पुत्र होता है अनवरुद्दीन, ध्यान रखिएगा अनवरुद्दीन, और दूसरा इसका पुत्र होता है यहाँ पे, सॉरी पुत्र नहीं बेसिकली उसका दामाद है, ठीक है, चंदा साहब। अब देखिए चंदा साहब है। अब अनवरुद्दीन से ऑलरेडी यहाँ पे जो ठीक है समस्या थी, फ्रांसीसियों को समस्या थी, क्योंकि आपको पता है कि अनवरुद्दीन ने क्या किया था, अपने पुत्र को फ्रांसीसियों के खिलाफ ठीक है लड़ाई करने के लिए भेजा हुआ था। तो डुप्ले तो इस पे ऐसे ही फायर था। अब यहाँ पे देखिए बोलते हैं ना कि ठीक है दोनों हाथ में लड्डू इसको मिल गया डुप्ले को। इसको लगा कि यही चंदा साहब है, इसको दामाद को है भाई प्रीफर करना चाहिए, और इसके दामाद को सपोर्ट करने लगा। वो भी जान रहा है भली भांति यहाँ पे कि अगर यहाँ पे चंदा साहब को हम सपोर्ट करते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा, दामाद को कभी लोग ठीक है और खासकर उस क्षेत्रों में लोग स्वीकार नहीं करेगा, चंदा साहब को भी बखूबी पता है। इसीलिए जैसे ही डुप्ले इसको ऑफर करता है, उसके ऑफर को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेता है कि कोई नहीं भाई, किसी तरह हमको क्या करो कर्नाटक का नवाब बना दो, बदले में हम तुम्हें बहुत सारा क्षेत्र यहाँ पे देंगे ही देंगे। अब देखिए यहाँ पे डुप्ले का ना एक तीर से दो निशान कर रहा है। एक तो चंदा साहब को अपना मोहर बना लिया, दूसरी तरफ यहाँ पे मुजफ्फरजंग को अपना पूरी तरीके से ठीक है मोहर मैंने मोहरा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है इस टाइप का। तो कर्नाटक में देखिए जो यहाँ पे नवाब जो दोस्त अली था, यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं पूरे का पूरे, ठीक है। अब चंदा साहब को डुप्ले उकसाएगा कि भाई हाथ पे ठीक है धरे बैठना ठीक नहीं है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके कर्नाटक की गद्दी पे तुम्हें अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए, अर्थात तुम भाई अनवरुद्दीन पे अटैक करो। अब चंदा साहब बोलेगा कि भाई इतना तो मेरे लिए आसान नहीं होगा भाई, हम यहाँ के फाइनली दामाद हैं। यहाँ पे डुप्ले उसको समझाएगा कि देखो चिंता मत करो, ठीक है, यहाँ पे मैं मुजफ्फरजंग को भी ले आया हूँ। अब चंदा बोल रहा है भाई, चंदा साहब जो बोल रहा है कि मुजफ्फरजंग को क्यों बोला, देखो कि हैदराबाद का है, वहाँ का इसको नवाब बना है, लेकिन ये नवाब तभी बनेगा जब ये तुमको नवाब बना देगा। तुम इसकी सहायता करो, आज जब तुम इस युद्ध में जीत जाना, कर्नाटक का जब नवाब बन जाना, तो तुम क्या करना कि इस मुजफ्फरजंग को यहाँ पे सहायता कर देना। अब चंदा साहब और खुश हो गया। अब यही है देखिए बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरीके से आप देखेंगे तो चंदा साहब के फेवर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे डुप्ले भी साथ दे रहा है, मुजफ्फर भी जंग भी साथ दे रहा है, चंदा साहब भी यहाँ पे। अब ये तीनों ने मिलकर इस बेचारे पे अनवरुद्दीन पे अटैक कर दिया। अब अनवरुद्दीन का उस समय देखेंगे तो अंग्रेजों के, चूँकि ये ठीक है ऑलरेडी फ्रांसीसियों पे फायर था, फ्रांसीसियों का दोस्त बन नहीं सकता था, लास्ट ऑप्शन था अंग्रेजों का पास, ठीक है। तो अंग्रेज लोग भी पूरी तरीके से इस पे सक्रिय भागीदारी यहाँ पे नहीं दिखाते थे, क्योंकि एक्सला सैपले की जो संधि हुई थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हुआ था कि भाई शांति कायम रखना है। तो अनवर ठीक है अंग्रेज लोग थोड़ा सा यहाँ पे लोग ईमानदारी बिठाया, लेकिन डुप्ले ने क्या किया तो इस पे अटैक कर दिया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और 1749 में यहीं पे वेल्लोर के निकट वहीं पे अंबर का इसके ठीक है अंबार की अंबूर की भी लड़ाई इसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1749 में अंबूर की यहाँ पे लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में ठीक है देखा जाए तो अनवरुद्दीन की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और अनवरुद्दीन की जब हत्या होगी तो इसका जो पुत्र होगा बेचारा डर के मारी, जो मोहम्मद अली था, ठीक है, यहीं गया हुआ था प्रथम जो कर्नाटक युद्ध में हम लोगों ने देखा हुआ था, तो यहीं गया था डुप्ले के खिलाफ, ठीक है, मद्रास को मांगने के गया हुआ था कि भाई तुमने जो वादा किया था हमें भाई दुख पूरा करो, इसको मार के भगा दिया था उसी समय। तो इसको पता था कि भाई हमारी औकात क्या है, डुप्ले हमको छोड़ेगा अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो, ठीक है। इसीलिए भाई मोहम्मद अली क्या हो गया, भाग के कहाँ चला गया, तिरुचनापल्ली चला गया। तो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, तिरुचि भी इसके बोला जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, NIT तिरुचि वगैरह जैसे कॉलेज भी यहाँ पे। तो तिरुचनापल्ली ये भाग के बेचारा चला गया। अब इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है, भाग के गया है इसका मतलब कि रिटेलिएट जो जरूर करेगा, ठीक है। तो ये भी एक तुरुप का इक्का साबित होगा सलावतगंज की तरह। अब यहाँ पे जो अंबर की जो लड़ाई हुई, यहीं पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और 1749 से लेकर 54 तक देखेंगे तो बस नाम मात्र के भारतीय शासक यहाँ पे रहेंगे, असली यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने वाले तो यहाँ पे अंग्रेज और सब फ्रांसीसी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कुल मिला के यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि कर्नाटक का जो क्षेत्र था, यहाँ पे कर्नाटक के क्षेत्रों पे यहाँ पे नवाब बना दिया गया चंदा साहब को, ठीक है, जो दोस्त अली का जो दामाद हुआ करता था, सॉरी
हाँ दामाद ही वो करता था। चंदा साहब को बना दिया गया। चंदा साहब खुश होकर फ्रांसीसियों को दिखे यहाँ पे पूरी तरीके से मस्त हो गया कि भाई अब हमारा क्या जाता है। पौंडीचेरी के निकट यहीं पे, ठीक है, पौंडीचेरी के निकट विशाल क्षेत्र दे दिया। अब सोचिए यहाँ पे विशाल क्षेत्र दे दिया, और दूसरी तरफ जो मुजफ्फरजंग था वो भी खुश है भाई मन ही मन वो भी पूरी तरीके से सपना देख रहा है कि अब इसको तो नवाब बना दिया गया कर्नाटक में चंदा साहब को, अब ये हमको सपोर्ट कर देगा तो हम भी हैदराबाद का नवाब बन जाएंगे, जो कि उसका जो चाचा नासिरगंज ऑलरेडी, ठीक है, बना हुआ था। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अंग्रेज लोग तो हाथ में हाथ सब धरे बैठे रहेगा नहीं, वो सब भी कुछ न कुछ, ठीक है, एक्टिविटी करने की सब सोच रहा है। तो अंग्रेज सब चला गया, ठीक है, तिरुचिरापल्ली के क्षेत्रों पे चला गया, तंजावुर के क्षेत्रों पे चला गया, और वहाँ पे, ठीक है, कुछ न कुछ क्षेत्र वो सबको यहाँ पे जरूर मिला है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हैदराबाद का जो समस्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, कर्नाटक में तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से कर्नाटक में चंदा साहब आ गया, कठपुतली नवाब बन गया फ्रांसीसियों का। लेकिन यहाँ पे जो उत्तराधिकार की समस्या को लेकर था नासिरगंज और मुजफ्फरजंग, अब मुजफ्फरजंग को सपोर्ट करने वाला सिर्फ डुप्ले ही नहीं है, बल्कि इसको सपोर्ट करने वाला यहाँ पे चंदा साहब भी है, क्योंकि इसने सपोर्ट किया हुआ था अंबर की लड़ाई में, इसीलिए वो जीत पाया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे ही नासिरगंज को पता चलेगा, ठीक है, यह अंग्रेजों के पूरी तरीके से फेवर में आ जाएगा। अंग्रेज लोग इसको चढ़ा देगा पूरी तरीके से कि देखो मुजफ्फरजंग वहाँ पे कर्नाटक पे सपोर्ट करके आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए जितना हो जल्दी हो सके मुजफ्फरजंग को क्या करो, तुम बंदी बना लो, बंदी बना के और कर्नाटक पे पूरी तरीके से, ठीक है, अपना अधिकार करने की कोशिश करो, क्योंकि वहाँ का जो शासक है चंदा साहब हर हाल में वो तुमको डैमेज करने की कोशिश करेगा। अब नासिरगंज यहीं पे आएगा और मुजफ्फरजंग को क्या करेगा, बंदी बना लेगा अपना, ठीक है, माने भतीजा को ही बंदी बना लेगा। अब समस्या खड़ी हो जाती है डुप्ले के लिए कि इसका जो किए कराए पे पूरी तरीके से पानी फिर रहा है। अब यहीं पे आप देखेंगे तो डुप्ले क्या करेगा, अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए बहुत भारत में लंबे समय तक रहा है डुप्ले, लगभग, ठीक है, 1720 के आसपास ही डुप्ले रहा है। समझ रहा है भारतीय स्थितियों को, गतिविधियों को समझ रहा है, राजनीति की स्थितियों को समझ रहा है। डुप्ले ने अपनी कुशल कूटनीतिक चाल का परिचय देते हुए नासिरगंज को क्या किया कि अपने में, ठीक है, इसको मिला लिया, बिल्कुल इसको अपने में अब मिला लिया। यहाँ पे अब सोचिए यहाँ पे और क्या किया डुप्ले के अधिकारियों ने, तो नासिरगंज के जो भी अधिकारी थे उसको अपने में कंट्रोल करके, और ये सब क्या किया, नासिरगंज को ही क्या कर दिया, सब हत्या कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नेक्स्ट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यही है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नासिरगंज मुजफ्फरजंग, ठीक है, वही स्लाइड है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब नासिरगंज की यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। अब नासिरगंज की हत्या करने के पश्चात अब तो यहाँ पे बचेगा कौन, मुजफ्फरजंग ही बचेगा। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, नासिरगंज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसने क्या किया, मुजफ्फरपुर को कैद किया, सॉरी मुजफ्फरजंग को कैद किया। अब अभी हम लोगों ने देखा था कर्नाटक पर इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। डुप्ले ने कूटनीतिक नीति का सहारा लेते हुए, ठीक है, पूरी तरीके से नासिरजंग को अपने में मिला लिया, लेकिन इसके ही अधिकारियों के द्वारा नासिरजंग की यहाँ पे 1750 में हत्या कर दी गई। जब हत्या कर दी गई तो बचा तो मुजफ्फरजंग यहाँ पे बचा। तो वहाँ पे अब देखेंगे कि डुप्ले के द्वारा फ्रांसीसी एक अधिकारी होता है बुस्सी, इसका नाम बहुत फेमस है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बुस्सी को भेजेगा, ठीक है, एक कोड वर्ड में, एक कूट संदेश, समझ रहे हैं ना, कोडिंग वर्ड में भेजेगा कि जाके थोड़ा सा देखो मुजफ्फरजंग की क्या स्थिति है, वो क्या वह कठपुतली नवाब बनना चाहता है। अब यही डुप्ले की जो नीति है, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से समझ सकते हैं ना, पीठ पे छुरा घोंपने वाला काम ये कर रहा है। बुस्सी जाएगा उसके पास, ठीक है, नवाब के पास जाके निगोसिएशन करने का प्रयास करेगा कि देखो अब तो नवाब तुम ही बनोगे मुजफ्फरजंग। मुजफ्फरजंग को लग रहा है कि हाँ भाई अब चाचा तो मेरा निपट ही गया, तो भाई अब तो नवाब हम ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बुस्सी से, ठीक है, निगोसिएशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, और बुस्सी के द्वारा यहाँ पे हैदराबाद का निजाम बनने से ही इसके द्वारा हत्या कर दी गई। बेचारा मुजफ्फरजंग को भी यहाँ पे मार दिया गया। अब बचा कौन, देखिए यही है, ठीक है, कुछ कमज़ोर लोग भी काफ़ी कभी कभी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे अब आ गया सलावत जंग।
अब बुस्सी को समझ में आ गया कि भाई अब सलावत जंग को हम पकड़ के ले आते हैं। चाहता तो यहाँ पे देखिए सब जो फ्रांसीसी सब था हैदराबाद पे अपना कंट्रोल कर सकता था, लेकिन एक विदेशी ठीक है शक्ति जो है अचानक उस समय यहाँ पे आके अगर हैदराबाद पे अगर कंट्रोल कर लेती तो सोचिए यहाँ के भी लोग हैं, यहाँ के लोग कभी भी उस शासक को उस निज़ाम को एक्सेप्ट करने के तैयार ठीक है नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो समझ रहे हैं ना एक जो सेंटिमेंटल जो जुड़ाव है वहाँ के जो राजवंश है वहाँ के जो नवाब है उससे जुड़ा हुआ है। इसीलिए फ्रांसीसियों की मजबूरी थी कि भाई सलावतगंज को क्या किया जाए, निज़ाम बनाया जाए। और ये बैतुल है पूरी तरीके से सलावत जंग, ठीक है यहाँ पे इसको क्या किया गया, निज़ाम बना दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल मिला के यही क्वेश्चन है कि अब फ्रांसीसियों ने खासकर डुप्ले की कूटनीतिक चाल की वजह से एक समय ऐसा आया देखिए कि कर्नाटक में भी और हैदराबाद में भी ठीक है फ्रांसीसियों का एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं दोनों ठीक है जो फ्रांसीसियों ने फेवर किया था वहीं पे यहाँ पे शासक सब बन गया। हैदराबाद में बन गया सलावतगंज और यहाँ पे कर्नाटक में तो ऑलरेडी बन गया था चंदा साहब। चंदा साहब बना तो ठीक है फ्रांसीसी वाले क्षेत्रों के ठीक है फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी के निकट बहुत विशाल क्षेत्र भी दिया। अब इतना से तो ठीक है, अब यही है कि शेर के मुंह में तो भाई खून लग गया है, डुप्ले तो इतना से मानने वाला नहीं था। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि एक समय ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि अंग्रेज भारत में सब है ही नहीं। अब अंग्रेजों की गतिविधियों की थोड़ा बात करें हम लोग, देखिए वो लोग मद्रास में बैठा हुआ है, मद्रास में सब बैठा हुआ है, सब देख रहा है, लेकिन बेचारा सब विवश है, चाह के भी सब डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो भी ये युद्ध हो रहा है ध्यान रखिएगा ठीक है इन स्थल क्षेत्रों में हो रहा है और स्थल क्षेत्रों में युद्ध करने में फ्रांसीसी सब बड़ा माहिर था। अगर ये समुद्र में अगर युद्ध होता तो यकीन मानिए कि इस युद्ध को ठीक है उसी समय अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया होता, क्योंकि उसकी नौसेना जो शक्ति थी बेहद सक्षम थी। लेकिन अब बेचारा सब करे तो क्या करे, लेकिन हाथ में धर के बैठने वाला भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी देखिए पुनर्जागरण प्रबोधन काल से युक्त अंग्रेज सब बहुत होशियार था उस समय। अब यही जो चेंज आया अंग्रेजों में आप देखेंगे ठीक है, तो 1751 तक देखिए यहाँ पे कितना बड़ा रोल हो जाता है यहाँ पे कि मद्रास का गवर्नर ध्यान रखिएगा सैंडर्स को भेजा गया कि भाई कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, सारा का सारा क्षेत्र है यहाँ पे फ्रांसीसी सब लिए जा रहा है, तो हम लोग हाथ पे धरे के धरे यहाँ पे बैठे रह के नहीं रह सकते हैं। ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे ठीक है मद्रास के गवर्नर सैंडर्स को भेजा गया। ठीक है, आपको याद होगा जो ठीक है 24 जो COD होता था, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर होता था, वहीं सब ठीक है गवर्नर चुन के भेजता था। इस बार भेजा सैंडर्स को कि जाओ भाई, अगर यही हाल रहा तो फिर व्यापारिक लाभ तो हम लोग मिल ही नहीं पाएगा। सैंडर्स आया और इसने पूरा का पूरा देखा और देखा तो इसको लगा कि भाई हैदराबाद में कर्नाटक में हर जगह सब फ्रांसीसी सब बैठा हुआ है, कठपुतली नवाब वो सब का मौजूद है। अब इसको लगा कि भाई थोड़ा इतिहास खंगालते हैं। उसको जल्द ही पता लग गया कि ये जो कर्नाटक का ठीक है जो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था बेचारा भाग के कहा गया था इसी तिरुचिरापल्ली में। ठीक है, थोड़ा मैप को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे तमिलनाडु में बिल्कुल यहीं पे देखेंगे आपको। ठीक है, तिरुचिरापल्ली के क्षेत्र में था। यहीं पे आके जो अनवरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली, यहीं बेचारा आके भागा हुआ था फ्रांसीसियों के डर से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसको लगा कि भाई इसे लाना बहुत ज़रूरी है मोहम्मद अली को, अगर यहाँ पे कर्नाटक का नवाब इसको बनाना है। और वहीं से इसने तिरुचिरापल्ली का घेरा डालना शुरू कर दिया। अब तिरुचिरापल्ली का घेरा कौन डाल रहा है, ध्यान से देखिए, सैंडर्स के द्वारा डाला जा रहा है। और इस तिरुचिरापल्ली का घेरा अगर डाल रहा है तो थोड़ा सा मैप में और अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिए कि इधर मैसूर का क्षेत्र है, इधर ये तंजावुर का क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पे जो बृहदेश्वर मंदिर है आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। और ऊपर से देखा जाए यहाँ पे ठीक है तो मराठा लोग उस समय पिंडारी वगैरह सब होता था, सरदार होता था, लूट पार ठीक है खूब ज़बरदस्त तरीके से करता था। यही वो समय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सैंडर्स ने क्या किया कि मराठों को मिला लिया, मैसूर के क्षेत्रों को मिला लिया, तंजावुर को मिला लिया, अपने में मैंने इनको अपना सहयोगी बना लिया। अब देखिए यहाँ पे सैंडर्स की फौज पूरी तरीके से तैयार हो गई, क्योंकि वहाँ पे इसको क्षेत्रीय शासकों का सहयोग मिलने लगा। जैसे ही चंदा साहब को पता चला या फिर फ्रांसीसी डुप्ले को पता चला
चंदा साहब को भेजा कि जल्दी जाओ भाई, ठीक है, नहीं तो वापस फिर से आ जाएगा, ठीक है, और तुम दामाद का दामादे रह जाओगे, ठीक है, लोल हो जाओगे। फिर मोहम्मद अली आएगा और फिर नवाब का गद्दी हासिल कर लेगा। चंदा साहब, ठीक है, भागे दौड़े, आया, ये भी तिरुनाचलपल्ली का, ठीक है, घेरा डालने के लिए आ गया कि भाई तुम लोग घेरा डाले हो, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे आके डालेंगे। घेरा डला क्यों रहा है, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि मोहम्मद अली को लाना था, इसको कर्नाटक पे लाना था, और ये फुल सिक्योरिटी के साथ इसको लाया जा सकता था, नहीं तो फिर इसकी भी हत्या कर दी जाती। फ्रांसीसी डुप्ले ने पूरा अपना भरपूर सैनिक सहयोग दिया, और यहाँ पे साथ में सैंडर्स को देखिए तंजावुर, मैसूर, मराठा सबका सहयोग मिल रहा है। अब यही मामला बना हुआ था, पूरी तरीके से गंभीर स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे डुप्ले का सहयोग है, ध्यान रखिएगा, स्थल खंडों में युद्ध लड़ा जा रहा है। उसी समय एक व्यक्ति का और यहाँ पे रोल बढ़ जाता है, जो खासकर भारतीय इतिहास को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेगा। एक व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए उस समय किरानी का एक, ठीक है, इसका पद था। किरानी समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को, ठीक है, लेखा जोखा करने वाला योग्य व्यक्ति था भाई, पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति था, सब चीज़ों को देख रहा था। ध्यान रखिए, ठीक है, किराने कितना रोल होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल की जानकारी अगर देखा जाए तो नीचे के अधिकारियों को ही होती है कि भाई किसी विशेष क्षेत्र में क्या हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव ने देखा और सैंडर्स को, जो मद्रास का गवर्नर था, इसके पास गया और अपना सलाह, ठीक है, देने की कोशिश किया। सैंडर्स को लगा कि कोई दिक्कत नहीं भाई, सलाह लेने में तुम भाई ज्ञान बांट सकते हो हमको। इसने बोला कि देखो भाई, तिरुनाचलपल्ली का घेरा यहाँ पे सबको ही लड़ रहा है, सबको यहाँ पे आ गया है। डुप्ले ने, फ्रांसीसियों ने, ठीक है, कर्नाटक के नवाब ने पूरी तरीके से यहाँ पे जोर लगाया हुआ है। आप एक काम कीजिए कि कर्नाटक की जो राजधानी है वहाँ पे आप अर्काट पर घेरा डाल दीजिए। अगर पूरी तरीके से, ठीक है, अगर उसकी राजधानी पे ही कब्जा कर लिया जाए तो रसद आपूर्ति, ठीक है, या फिर इनका मनोबल ही पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब इस बात से खुश होकर सैंडर्स ने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को किरानी से सीधे डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया इसका सेनापति के रूप में, कि जाओ भाई सेनापति के रूप में तुम ही सेना टुकड़ी को लेकर जाओ और अर्काट पर घेरा डाल लो। अब यहीं से क्लाइव की भूमिका बढ़ जाएगी। क्लाइव जाएगा आगे और अर्काट पर यहाँ पे घेरा डालेगा। जैसे ही चंदा साहब को, जो कि बेचारा तिरुचनपल्ली में फंसा हुआ है, उसको पता चलता है कि अंग्रेजों के द्वारा हमारे राजधानी पे घेरा डाला जा रहा है, तो अपना पुत्र और राजा खां को भेजेगा। अब यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक पे, अर्थात कर्नाटक की जो राजधानी थी उस समय अर्काट में, एक तरफ है राजा खां, दूसरी तरफ है यहाँ पे सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच यहाँ पे मुठभेड़ होता है और यकीन मानिए यहीं से क्लाइव है, देखिए, इतिहास में कुछ बड़ा करने के लिए, अपना नाम दर्ज कराने के लिए उतनी बड़ी कुर्बानी देनी होती है। माना जाता है कि लगभग, ठीक है, 1.5-2 महीना तक भूखे प्यासे क्लाइव ने अपना मोर्चा संभाला रखा। और आगे चल के जैसे ही अंग्रेजों को पता चला तो बैकअप ये लोग क्या करता था, बड़ी तेज़ी से भेजता था, और इसी का सहयोग किया लॉरेंस ने। ठीक है, लॉरेंस ये भी एक अंग्रेज सेनापति के रूप में था। लॉरेंस गया, बेचारा राजा खां को डैमेज किया। जैसे पता चला चंदा साहब को यहाँ पे तिरुचिरापल्ली का घेरा, ठीक है, छोड़ छाड़ के ये वापस कहाँ चला गया, अपना राजधानी पे चला गया, आरकाट पे चला गया। और अब वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो कुछ इस टाइप की स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चंदा साहब की यहाँ पे मृत्यु हो गई और 1900 आ रहा है, ठीक है, टंग स्लिप है। 1751 में क्या किया गया, तो चंदा साहब की मृत्यु यहाँ पे हो गई। भाग रहा था बेचारा, पकड़ के मार दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो सब बैठा हुआ था क्लाइव और, ठीक है, जो लॉरेंस जो बैठा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो बुलाया गया, सैंडर्स ले आया भाई मोहम्मद अली को अपने, ठीक है, मंसूबे पे कामयाब रहा। मोहम्मद अली को देखिए, वही जो अनुरुद्दीन का जो पुत्र था मोहम्मद अली को ले आया और ये लोग कर्नाटक का क्या किया, सब इसको निजाम बना दिया। अब देखिए यहाँ पे कर्नाटक का निजाम, यहाँ पे कर्नाटक का निजाम कौन बना, ठीक है, कौन बन गया यहाँ पे, ठीक है, मोहम्मद अली। अब समझने की कोशिश कीजिए, मोहम्मद अली किसका कठपुतली नवाब बना, अंग्रेजों का। अब देखिए यहाँ पे कैसे बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, पावर संतुलन हो रहा है। और हैदराबाद में कौन है, यहाँ पे सलावतगंज है, ठीक है, वहाँ पे उसके दरबार में बुस्सी सेनापति के रूप में वहाँ बैठा हुआ है, फ्रांसीसी है। अब देखिए एक तरफ कर्नाटक में नीचे अंग्रेज सब है और ऊपर हैदराबाद में अब फ्रांसीसी सब है। लेकिन इतना से काम चलने वाला है नहीं, ये तो वही चीज़ हो गया कि भाई अब डुप्ले क्या सोच रहा है, क्योंकि अभी सारा जो दामोदार है डुप्ले पे बैठा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे शुरू हो जाता है डुप्ले। इसको लगा कि भाई दूर तक सोचा और बिल्कुल सही सोचा कि अंग्रेज सब अभी तक इतना हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, फ्रांसीसियों को सब टक्कर नहीं दे पा रहा था। इसने दूर तक सोचा तो इसको लगा कि यही कारण है, भारत का जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, मराठा मैसूर, ठीक है, यही सब गड़बड़ कर रहा है। जाके इन शक्तियों से मिला और मराठा मैसूर को अपने पक्ष में कर लिया कि भाई अंग्रेजों को सपोर्ट तुमको नहीं करना है। तंजावुर के क्षेत्रों को बोला कि भाई तटस्थ रहो, भाई तुम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करोगे। यही है डुप्ले। देखिए हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। पुनः शुरू हो गया अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। मतलब डुप्ले ने 3 सालों तक पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो छोटे छोटे युद्ध, कोई बड़ा युद्ध यहाँ पे नहीं हुआ है। 3 सालों तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये युद्ध हुआ और युद्ध हो रहा है तो व्यय यहाँ पे अधिक हो रहा है। लेकिन इसमें अब व्यय अधिक हो रहा है तो ध्यान से आप देखिए कि एक तरफ तो है यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि एक निजी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे है फ्रांसीसी कंपनी जो पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। समस्या तो शुरू हो जाएगा। अब युद्ध व्यय हो रहा है तो सोचिए यहाँ पे जो निजी, जो ठीक है कंपनी है, पूरी तरीके से यहाँ के लोगों को छूट है कि भाई किसी भी लेवल तक जाके, किसी भी हद पे जाके अपने व्यापारिक मुनाफे को नहीं छोड़ना है। फ्रांसीसी सरकार ने, ठीक है, डुप्ले के साथ ऐसा करने से रोका कि भाई सारा का सारा तुम, ठीक है, खर्चा जो है, मुनाफा है, इस युद्ध में ही लगा दोगे तो फिर फ्रांस क्या भेजोगे। इसी से परेशान होकर फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो डुप्ले को वापस बुला दिया। सोचिए ये सबसे बड़ी भूल थी फ्रांसीसी गवर्नमेंट की, डुप्ले को, ठीक है, वापस बुला के। क्योंकि डुप्ले अगर इन युद्धों में व्यस्त था तो कहीं ना कहीं वो देखिए अंग्रेजों से स्ट्रगल कर रहा था पूरी की पूरी, ठीक है, कर्नाटक पे, हैदराबाद पे, जिसने अपने ही कूटनीतिक चाल की वजह से इनको नियंत्रण कर दिया। लेकिन अब पुनः इसको क्या किया, बुलाया जा रहा है। तो डुप्ले की अयोग्यता नहीं थी, इससे ज़्यादा अयोग्यता तो वहाँ फ्रांस में बैठे शासकों की थी, जो वहाँ पे अयोग्य सब शासक बैठा हुआ था। अब उसके जगह भेजा गया फ्रांसीसी गवर्नर, ठीक है, गोडेहू को नाम रखिएगा, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, गोडेहू को भेजा गया कि जितनी जल्दी हो सके जाके भाई अंग्रेजों से, ठीक है, सलाह मशवरा करो, शांति चाहिए भाई, व्यापार चाहिए हम लोगों को, और जितना हो सके यहाँ पे तुम लोगों को, ठीक है, व्यापारिक मुनाफा कमा के भेजना है। अब यही चीज़ तो देखिए डुप्ले भी कर रहा था कि हर हाल में अगर भारतीय शासकों में, ठीक, हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्षेत्र मिलेगा और व्यापार अधिक बढ़ेगा। तो भाई कहीं ना कहीं डुप्ले भी तो प्रॉफिट के लिए कर रहा था, लेकिन शायद उसकी नीतियों को फ्रांसीसी गवर्नमेंट यहाँ पे समझ नहीं पाई। अब यहीं पे आएगा गोडेहू, और आते ही ध्यान रखिएगा 1754 में बुला लिया गया डुप्ले को, उसके जगह भेज दिएगा 1755 में गोडेहू को भेज दिया। और यहीं पे फ्रांसीसी वर्सेस जो अंग्रेज है, यहाँ पे संधि होगी, शांति के नाम पे संधि होगी। और इसमें प्रावधान किया जाएगा कि देखो भाई तुम भी आए हो व्यापार करने के लिए, हम भी आए हैं व्यापार करने के लिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए क्या नीति बना रहा है सब अंग्रेज सब, ठीक है, पीठ पे बिल्कुल छोड़ा घूपने वाला है सब, समझ रहे हैं। आगे चल के यही सब डॉक्ट्रिन लैप्स वगैरह आएगा, सहायक संधि लाएगा, घेरा की नीति लाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए पौंडीचेरी की संधि में क्या कर रहा है, सब आंतरिक मामलों में भारतीयों का हस्तक्षेप नहीं करना है। और बोला कि जो भी विजित क्षेत्र है, हम लोगों ने जो भी जीता हुआ है, तुमने हमने भाई सब वापस कर दो, ठीक है, पहले हम लोग जैसे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे रह के व्यापार करेंगे। अब यही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1755 में ही देखेंगे तो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध अटलांटिक ओशियन में, वहीं जो अमेरिकी जो उपनिवेश था वहाँ पे आप देखेंगे तो शुरू हो जाएगा। और उस सप्तवर्षीय युद्ध से, चूँकि अमेरिकी उपनिवेश को लेके फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल आमने सामने थे, और यही कारण है कि जब यूरोप में समस्या आ रही है, उन दोनों के रिश्तों में, ठीक है, समस्या अगर पैदा हो रहा है तो भारत में भी उसका, ठीक है, परिणाम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनियां टकराने लगेगी। अब भाड़ में गया पौंडीचेरी की संधि। 1755 सप्तवर्षीय युद्ध के माध्यम से यहाँ भी मनमुटाव शुरू हो जाएगा, और पुनः तृतीय जो कर्नाटक जो युद्ध है उसका मार्ग यहाँ पे पूरी तरीके से प्रशस्त हो जाएगा। तो कल हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, अर्थात, ठीक है, उसमें कारण होगा सप्तवर्षीय युद्ध। अब देखिए यहाँ पे परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम बिल्कुल सिंपले है। यहाँ पे डुप्ले पूरी तरीके से देखिए जब तक रहा यह अंग्रेजों पे हावी रहा,
लेकिन अंग्रेजी सरकार की अयोग्यता ने इसको वापस बुला के कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे भारत में फ्रांस की स्थिति को कमज़ोर कर लिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही फेमस है। अब यहीं से देखिए एक किरानी से इतना तेज़ी से आगे जाएगा कि ठीक है, इसको बोला जाएगा आगे चल के कि भाई ये तो स्वर्ग से उत्पन्न ये सेना नायक है ठीक है क्लाइव, और इसको आगे चल के बंगाल का इसको ठीक है गवर्नर भी बनाया जाएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव अब यही है। डुप्ले ने, ऐसा बोला जाता है कि भारत पे कंट्रोल करने के लिए डुप्ले अपनी चाबी दक्षिण में मद्रास में बेचारा खोजता रह गया। रॉबर्ट ने क्लाइव ने अब यही है देखिए 1755 में हो चुका है और 1757 में होगा प्लासी का युद्ध। तो बोला जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की चाबी को तो प्लासी के युद्ध में 1757 में अर्थात बंगाल में खोज लिया। समीक्षा कीजिए। तो कुछ इस टाइप के भी प्रश्न बन के यहाँ पे जरूर आते हैं। अब बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग ठीक है क्या करना है आपको पता है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और कोर्स को लेकर टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, पूरी की पूरी इसी वे में देखिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मैक्सिमम एफर्ट इसी पे लगेगा कि बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में ही क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।